सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले छठवें पार्ट में हम लोग जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में पढ़े थे। आज सातवें पार्ट में मगध का उत्कर्ष, प्राचीन राजवंशों का क्रम जैसे मौर्य, पूर्व नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश पहले पढ़ेंगे। इसके बाद इन वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश, कुषाण वंश के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मगध का उत्कर्ष, प्राचीन राजवंशों का क्रम, मौर्य पूर्व, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश, कुषाण वंश। कुषाण के बाद संगम काल आता है, हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। 3 शासक, बिंबसार, संस्थापक, अजातशत्रु, उदयन। इसे पृथ्वीहंता वंश कहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। पृथ्वीहंता वंश, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार का वध किया, वहीं वह स्वयं अपने पुत्र उदयन के हाथों मारा गया, इसलिए इसे पृथ्वीहंता वंश कहते थे। पुराणों के अनुसार बिंबसार ने 28 वर्षों तक शासन किया। बिंबसार का विवाह राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से हुआ। बिंबसार ने मगध की राजधानी गिरिव्रज को बदलकर राजगृह बना दिया। बिंबसार ने अंग प्रांत को जीत लिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अजातशत्रु का विवाह चेलन्ना से हुआ और काशी ग्राम दहेज में मिला। चेलन्ना राजकुमारी वजिरा कौशल नरेश की पुत्री थी। उदयन ने अजातशत्रु का वध कर राजगद्दी प्राप्त किया। गंगा व सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, वह मगध की राजधानी बना दी। अब नागवंश 412 से 344 बीसी। नागवंश भी मगध में ही हुआ। नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शासक बनने से पहले शिशुनाग मगध में अमात्य, मंत्री या पदाधिकारी हुआ करता था। अवंती का विलय मगध में शिशुनाग ने अवंती वर्धन को पराजित कर किया। नागवंश की राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग ने वैशाली को मगध की नई राजधानी बना दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कालाशोक को काकवर्ण माना जाता है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बना ली। नंदिवर्धन नागवंश का अंतिम शासक था। नंदवंश 344 से 323 बीसी। महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की। पुराणों में महापद्म नंद को शुद्ध बताया गया है। सबसे बड़ी सेना रखने का श्रेय महापद्म नंद को जाता है। महापद्म नंद ने 5वां काशी, इक्ष्वाकु, मिथिला आदि वंशों को जीतकर
मगध में मिला लिया। महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। महापद्म नंद को एकराट कहा जाता था। घनानंद को अंतिम शासक माना गया। मौर्य वंश 323 बीसी से 185 बीसी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। दीप वंश एवं महावंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल व कुलहीन कहा गया। जैन साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स कहा गया। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में सेंड्रोकोट्स को पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। जस्टिन मानता है कि संपूर्ण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। एपिनायस मानता है कि सेल्यूकस ने काबुल, कांधार, मकरान व मेवात चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री ऐथना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। मेघस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। मेघस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य पहला अखिल भारतीय सम्राट बना। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला जाकर संत लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। अंतिम समय में वह जैन भिक्षु बन गया था। भद्रबाह की अनुयायी बना। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र वैश्य ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। उस समय गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तमिल ग्रंथ अहनानुर से चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना। डायमेकस और डायनोसिस विदेशी थे और बिंदुसार के समय भारत आए। डायनोसिस मित्र के सम्राट फिलडेल्फस द्वितीय या तुर्मै द्वारा भेजा गया था। डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस द्वारा भेजा गया। डायमेकस, एंटियोकस, डायनोसिस, फिलाडेल्फस। चाणक्य के अन्य नाम। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक प्रशासनिक व्यवस्था व राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई है।
बिंदुसार। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रकेट्स, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार के दो पुत्र हुए, सुमन और अशोक। सुमन के अन्य नाम सुशर्मा या सुसीम। सुमन का एक पुत्र हुआ निग्रोध और अशोक के 4 पुत्र, एक पुत्री। 4 पुत्र इस तरह थे: महेंद्र, कुणाल, तीवर, जालोक और पुत्री संघमित्र। कुणाल नामक पुत्र जो है अशोक का, वो अंधा था और संघमित्र जो है पुत्री थी। अशोक के 4 पुत्र और एक पुत्री में कुणाल नामक पुत्र अंधा था। बिंदुसार के समय की सबसे बड़ी घटना तक्षशिला में हुई विद्रोह माने जाते हैं, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमन को भेजा, परंतु वह असफल रहा। अंत में अशोक ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। उस समय विद्रोह के समय अशोक अवंती का राज्याध्यक्ष था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर व एक दार्शनिक भेजने की मांग की। दिव्यावदान बौद्ध धर्म की एक किताब थी। तो मौर्य वंश 323 बीसी से 185 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार और इसके बाद अशोक। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सिंहल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। अपने आरंभिक समय में अशोक अवंती का शासक बना। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इनका उल्लेख देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी के नाम से मिलता है। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का उल्लेख अशोक नाम से किया गया। मास्की कर्नाटक में है, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंडाशोक कहा गया। सम्राट अशोक के शिलालेखों का पता सबसे पहले पादरी टिफिन थेलर ने 1750 में लगाया था। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रीसेप को मिली। अशोक के शिलालेख नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत सहित कुल 47 जगहों पर मिला। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख तीनों को मिलाकर 47 जगहों से मिला। सम्राट अशोक ने कुल 14 शिलालेख लिखवाए। सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खराष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि में लिखे गए। शिलालेख लिखवाने की प्रथा अशोक ने डेरियस वन दास प्रथा से सीखी थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग को जीतकर तोसली को उसकी राजधानी बना दी। कलिंग युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपने पैतृक शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध बन गए। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के अनुसार
उपगुप्त मोगिल पुत्र तिस्त ने अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित किया। अशोक के दूसरे व 7वें शिलालेख में धम्म बौद्ध धर्म की व्याख्या की गई। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्य की नियुक्त की। अशोक का त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। अशोक की तीर्थयात्राओं का क्रम गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। अशोक के तीसरे व 7वें शिलालेख में 3 नए पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, अंत्योक सीरिया, तुर्मय मिस्र, एनिकीनी, मदनिया मेसोडोनिया, मकमास साइरीन, अलिक सुंदर, एपीनायस। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की और भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसका उल्लेख रुमीन देई लघु स्तंभ से मिलता है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष नेपाल की यात्रा की। नेपाल में निगलीना स्थित बौद्ध मूर्ति को दुगनी करवा दिया। कनक मुनि गौतम बुद्ध के स्तूप को। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंघल द्वीप श्रीलंका भेजा। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा शिलालेख व मेरठ शिलालेख को दिल्ली मंगवा दिया था। टोपरा जिला अंबाला हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर ने अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख को इलाहाबाद मंगवाया था। इसी स्तंभ लेख में अशोक ने पत्नी रुवाकी का उल्लेख मिलता है। इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। इसमें समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है तथा जहांगीर व बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया गीत। अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेख। पहला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली। दूसरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली। तीसरा कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद। चौथा लौरिया अरराज स्तंभ लेख चंपारण बिहार। पांचवा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चंपारण बिहार। छठा रामपुर स्तंभ लेख दिल्ली। सातवां संकीसा स्तंभ लेख कन्नौज उत्तर प्रदेश। सभी स्तंभ लेखों में लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सर्वाधिक सुरक्षित है। संकीसा स्तंभ लेख एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसके शीर्ष पर हाथी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। लौरिया अरराज स्तंभ लेख के शीर्ष पर नटुआ बैल बना है। सातों सभी अशोक स्तंभ लेख चुनार के पत्थर से निर्मित है जिन पर चमकदार पालिश की गई है। अशोक का प्रथम पृथक शिलालेख सभी प्रजा मेरी संतान है। सारनाथ स्तंभ और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित है।
सारनाथ स्तंभ को ही भारत सरकार ने राजचिह्न के रूप में स्वीकार किया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बराबर की पहाड़ियां बिहार में सुदामा की गुफा व विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक ने बराबर की पहाड़ियां आजीवकों को दान में दे दी। अशोक ने 7 स्तंभ लेख, शिलालेख 14, गुहालेख 3। गुहालेख, जो लेख अशोक ने गुफाओं में लिखवाए उन्हें गुहालेख कहा गया। इनकी कुल संख्या 3 है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में एक नगर की स्थापना की जिसे देवपत्तन के नाम से जाना जाता है। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में बुद्ध, धम्म एवं संघ में आस्था व्यक्त की। मौर्यकालीन प्रशासन तीर्थ, मौर्य काल में मंत्र परिषद को तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थों का उल्लेख है। 18 तीर्थ: पहला महामात्य, पुरोहित, प्रधानमंत्री, धर्माधिकारी। दूसरा समाहर्ता, राजस्व। तीसरा सन्निधात्र, कोषाध्यक्ष, आय व्यय का लेखा जोखा। चौथा सेनापति, सेना प्रमुख। पांचवा प्रदेष्टा, फौजदारी, न्यायाधीश। छठवां व्यवहारिक, दीवानी, न्यायाधीश। सातवां दंडपाल, सैन्य सामग्री जुटाने वाला। आठवां अंतपाल, सैन्य टुकड़ियों की देखभाल करने वाला। नौवां कर्मांतिक, उद्योग मंत्री। 10वां दुर्गपाल, दुर्ग की रक्षा करने वाला। 11वां पौर, नगर प्रमुख। 12वां प्रशास्ता, दस्तावेजों का संरक्षक। 13वां दैवारिक, राजप्रसादों का संरक्षक। 14वां आंतवर्षिक, राजा का निजी संरक्षक। 15वां आटविक, वन प्रमुख। 16वां गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का संरक्षक। 17वां शीताध्यक्ष, कर आदि का संग्रहक। 18वां लक्षजाध्यक्ष, टकसाल प्रमुख। अशोक के 14 शिलालेख। शिलालेख उपबंध: पहला प्रथम शिलालेख पशु बलि निषेध। दूसरा शिलालेख चोल, चेर, पांड आदि का उल्लेख। तीसरा शिलालेख धन का अल्प व्यय, संयम का निवेदन। चौथा शिलालेख धम्म को अशोक द्वारा अपनाया गया इसका उल्लेख। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्य की चर्चा, दासों व स्वामियों के बीच संबंध पर चर्चा। छठा शिलालेख प्रजा सुख की बात। सातवां शिलालेख धम्म का उल्लेख, बोधगया की यात्रा का उल्लेख। आठवां शिलालेख अन्य संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता की बात। नौवां शिलालेख समाज की बुराइयों पर चर्चा। 10वां शिलालेख पाखंड पर भत्सरना, प्रजा को धम्म स्वीकार करने की आज्ञा। 11वां शिलालेख धम्म की विस्तृत व्याख्या। 12वां शिलालेख धम्म महामात्य, ब्रजभूमिक महामात्य का उल्लेख। 13वां शिलालेख कलिंग विजय का उल्लेख। 14वां शिलालेख अशोक के अभिलेख लिखवाने का वर्णन। मौर्य प्रशासन,
मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रित था। शासन राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। राजा सर्वोच्च, पैतृक निरंकुशता वाला राजतंत्र। शासन सप्तांग प्रणाली पर आधारित था। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। मौर्य प्रशासन में पाप के लिए आसीनों शब्द का प्रयोग किया गया। जनपदों का संगठन एक विशेष पद्धति से होता था। खारवटिका 100 ग्राम का मुखिया, द्रोणमुख 400 ग्राम का मुखिया, स्थानिक 800 ग्राम का मुखिया। मौर्य प्रशासन में जनपद का सर्वोच्च पदाधिकारी प्रदेष्टा कहलाता था। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामणी। कर भुगतान करने के हिसाब से गांवों को 4 भागों में बांटा गया: ग्रामाग्र, परिहारक, आयुधेय, सामान्य। ग्रामाग्र, इस श्रेणी में ऐसे गांव रखे गए जिन पर राज्य कर के सामान्य नियम लागू होते हैं। परिहारक, इसमें ऐसे गांव आते हैं जो राजकर से सर्वथा मुक्त होते थे। आयुधीय, ऐसे गांव जो युद्ध में जीते थे। सामान्य, सामान्य गांव को वन, पशु, फसल आदि से कर का भुगतान करते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ पुरुष का मतलब रहस्य को जानने वाला। गुप्तचर विभाग 2 भागों में बटा था: संस्था, संचार। संस्था जो एक स्थान पर रहकर कार्य करते, संचार जो गतिशील होते। भूमिकर, मौर्य प्रशासन में कर की दर 1/6 था। सीता, राज्य के अधीन भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे। मौर्यकालीन कर। भाग, मौर्यकालीन कर कृषकों से प्राप्त कर। बलि, सामान्य कर के अतिरिक्त उपकर। प्रणय, आपातकालीन कर। पिंड कर, गांव से लिया जाने वाला सामूहिक कर। अर्थशास्त्र में पुलिस को रक्षीन कहा गया। परिषद को सचिवालय कहा गया। युक्तक, कर वसूलने वाला अधिकारी, राजस्व अधिकारी। रज्जुक, राजस्व व न्यायिक दोनों कार्य करने वाले अधिकारी। मौर्य प्रशासन की रीढ़ रज्जुक को कहते हैं। प्रादेशिक, जनपद का कार्यभार देखने वाला। मेघस्थनीज ने इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया है। मेघस्थनीज ने इंडिका में माना कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है अशोक के बारे में या अन्य के बारे में। अशोक के समय स्वानचांग नामक चीनी यात्री भारत आया। कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अशोक प्रारंभिक समय में ब्राह्मण धर्म को मानता था और प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को खिलाता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का वंशी इतिहास का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला, उज्जैनी, काशी ये तीनों मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। जनसाधारण की भाषा पाली, शिक्षित वर्ग की भाषा संस्कृत। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर, व्यापार कर। ब्राह्मण, बच्चे, विकलांग ये कर मुक्त थे। सर्वोच्च न्यायाधीश
सम्राट। न्यायालय दो प्रकार के थे, कट्टक शोधक, फौजदारी, धर्मस्थीय, दीवानी। त्रिपिटक के अनुसार मौर्यकालीन में 4 प्रकार के दास थे। चाणक्य के अनुसार मौर्य काल में 9 प्रकार के दास थे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। बंग प्रांत बंगाल मलमल रेशम के लिए प्रसिद्ध था। 3 मौर्यकालीन बंदरगाह, भड़ौचा गुजरात पश्चिमी तट के बंदरगाह, सोपारा महाराष्ट्र पश्चिम तट के बंदरगाह, तामलिप्ति पश्चिम बंगाल पूर्वी तट का बंदरगाह। मौर्यकालीन मुद्राएं, पण चांदी का सिक्का, कारसापण चांदी का सिक्का, धरण चांदी का सिक्का, सुवर्ण सोने का सिक्का, कांकड़ी तांबे का छोटा सिक्का। मौर्य वंश का राज चिन्ह मयूर था। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। हम पार्ट 7वां पढ़ रहे थे। इसमें हमने काफी अध्ययन किया। हर्यक वंश, नंदवंश, महापद्मवंश, नागवंश और मौर्य वंश, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अगले पार्ट में इसके आगे शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।